Okay, we are live. Shall I start? Okay. Okay, go. Okay. एक सच्चे साहित्यकार का काम है दिलों को जोड़ना, ना कि दिलों में दूरियां पैदा करनी। साहित्य केवल एक दिल बहलाने का माध्यम नहीं, बल्कि पाठकों के मन में जागरूकता पैदा करने का भी जरिया है। लेखन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, समाज के लिए और मानवता के लिए। मैं इन लफ्जों से बखूबी इत्तेफाक रखती हूँ, पर ये शब्द हैं अनुपम कौरा मिठास जी के, जिनके दिल की बात है, दिल की बातें। और प्रस्तुत है हमारा एपिसोड नंबर 4 ओनली ऑन आगाज महफिल, फाउंडेड बाय अनुपम कौरा मिठास जी। आज की हमारी खास मेहमान है बहुत ही खूबसूरत अर्पणा संत सिंह जी, राइटर, एडिटर एंड पब्लिशर of Grahaswamini magazine, which is popular worldwide. 250 कविताएं इनकी पब्लिश हो चुकी हैं in different countries like Italy and Canada, to name a few. She is a communication director of Global Peace Council. संस्कार भारती में साहित्य विद्या प्रमुख हैं और लॉयंस क्लब ऑफ जमशेदपुर में ट्रेजरर है। So welcome अर्पणा जी। नमस्ते कैनी जी। और नमस्ते, कैसी हैं आप? और मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं बढ़िया और आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। In fact, you are such a beautiful human being with lot of achievements. अभी मैंने तो अभी इनके अवार्ड्स नहीं पढ़े। अगर मैं वो भी बताने लगती तो शायद हमारा जो 1 घंटे का टाइम है उसी में बीत जाता। नहीं, इतनी बड़ी उपलब्धियां नहीं। अरे बहुत बड़ी हैं। और हम शुरू करते हैं गृहस्वामिनी से। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि गृहस्वामिनी से पहले की लाइफ और उसके बाद गृहस्वामिनी, ये मतलब आपकी लाइफ जर्नी में कैसी आई? जी, पहले तो मैं आगाज़े महफिल के इस मंच को नमन करती हूँ और जो दर्शक हमसे जुड़े हैं सभी का अभिवादन करती हूँ। और कैनी जी, मुझे आपने इस कार्यक्रम दिल की बातें में अपने दिल की बातों को रखने का मौका दिया है, तो एक छोटी सी प्रस्तुति आपके कार्यक्रम के लिए पहले मैं करना चाहूंगी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अपने दिल की बातें करते हैं। जिंदगी एक आईना है, जिंदगी एक आईना है, जिसमें आपके अक्स के साथ झांकते हैं चेहरे हजार, और साथ में दिखती है ना जाने कितनी खट्टी मीठी यादें और ना जाने कितनी दिल की बातें। चलो आज कर लेते हैं कुछ दिल की बातें प्रिय कैनी के साथ। आज खट्टी यादों को छोड़ हम करेंगे जीवन के अनुपम मिठास की बात। ब्यूटीफुल। यह आगाजे महफिल है कुछ खास। धन्यवाद देती हूँ अनुपम जी को। ठीक है, गृहस्वामिनी के पहले मेरी जिंदगी एकदम एक आम हाउसवाइफ की तरह थी। मेरी छोटी सी बेटी थी, मैं उसके परवरिश में बिल्कुल बिजी थी। बस उसके सिवा मुझे और कुछ दिखता नहीं था और अपनी फैमिली में बहुत ही खुश थी। जहां तक बात करती हूँ गृहस्वामिनी की शुरुआत की, तो आज जो आप लोगों के सामने गृहस्वामिनी है, उसकी शुरुआत 2012 में ही मैं मेले में घूम रही थी। एक महिला रिपोर्टर आई और उन्होंने मुझे कहा कि एक आपका फोटोग्राफ लेना है, कल के कवरेज में न्यूज में ये आएगा आपका फोटो इस मेले के साथ। तो मैंने उन्हें देख के मुझे प्रेरणा मिली कि क्यों ना मैं भी प्रेस ज्वाइन करूं। मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड थे जो न्यूज़पेपर में काम करते थे, तो उनसे जब बातें हुई तो उन्होंने बेटी तो बहुत छोटी थी और हस्बैंड की पोस्टिंग धनबाद में थी, तो हम इस तरह से घर
मैंने छोड़ के कहीं काम करने नहीं जा सकते थे। हुँ, तो उन्होंने कहा कि आप घर से ही कुछ लिखने की कोशिश करिए और हम इसे एडिटोरियल पेज में अगर आर्टिकल आपका हमें पसंद आएगा तो हम इसे पब्लिश कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने लिखना शुरू किया। तो फिर और पब्लिश होने लगी। तब जब एक बार पब्लिश हो जाती है ना तो आपको एनकरेजमेंट मिलता है और फिर तो मत पूछिए, मैंने कोई ऐसा टॉपिक छोड़ा नहीं होगा जिस पे मैंने आर्टिकल नहीं लिखा। यहाँ तक कि हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे ब्यूटी से रिलेटेड हो, सभी प्रकार के आर्टिकल लिखे और कुछ न्यूज़पेपर में वो पब्लिश भी होती रही। हुँ, फिर 10-11 महीने बाद ऐसा हुआ कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि बेटी की पढ़ाई कुछ उसमें उसके मार्क्स वगैरह कुछ कम आ गए थे। तो क्योंकि मैं इधर मेरा माने एक पैशन हो गया था लिखना, तो मैं बस उधर ही ध्यान देती थी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इस पैशन को जिया जाएगा, लेकिन पहले अभी बेटी को समय उसके लिए ये समय मेरा वो है। प्रायोरिटी है या हाँ, प्रायोरिटी उसे दे दिया जाए, बाद में इस पैशन को तो जी। जिया जाएगा। तो फिर मैंने लिखना छोड़ दिया। लेकिन मन में कहीं था कि एक मैगज़ीन पब्लिश करना है महिलाओं के लिए, हुँ, क्योंकि झारखंड से कोई महिलाओं की पत्रिका प्रकाशित नहीं होती थी। तो मैंने उसके लिए मुझे लगा कि मैं चूँकि अ, साइंस बैकग्राउंड से हूँ और उड़ीसा में पढ़ी-लिखी हूँ और पली-बड़ी हूँ, तो जी। मुझे लगा कि मेरी थोड़ी हिंदी कमज़ोर है। तो मैंने सोचा कि अपनी पहले हिंदी को मजबूत कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपको लिखना है तो उस लैंग्वेज का नॉलेज आपको ठीक होनी रहनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने एमए किया इग्नू से हिंदी में और अच्छा, फिर एक आपने एमए भी कर लिया? जी, जी, हिंदी में क्योंकि वाओ! मैं मेरा साइंस का बैकग्राउंड था, हिंदी मेरी उतनी अच्छी नहीं थी। हुँ, हुँ, हुँ। तो और फिर इसी दौरान मैंने एक आरएनआई रजिस्ट्रेशन कराया एक गिरी स्वामी नाम से। तो ये बात है 2015 की, लेकिन फिर लेकिन मेरी मैगज़ीन आई 2017 में। ओ अ, उत म अ, म 2017 में इसकी फर्स्ट कॉपी आई। बेटी भी तब थोड़ी बड़ी हो गई थी, तब 2017 में मतलब फर्स्ट। जो इसका सीड था जिसको बीज बोलते हैं, वो जी, जी। 2012 में पड़ा। जी, जी, मन में तभी मैंने उनको देख के मुझे ख़्याल आया कि मुझे लिखना चाहिए। फिर जी। वो धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते 2017 में एक मैगज़ीन माने आप मेरे सामने आई। मैंने उसे पब्लिश किया और उसमें मैंने सारे टॉपिक गिरीस्वामी में हर फ़ील्ड के आर्टिकल रहते हैं, ताकि महिलाएँ हर फ़ील्ड से कुछ ना कुछ नॉलेज जो है इन्फॉर्मेशन उसको उनको मिल सके और वो उनके लाइफ़ में यूटिलाइज़ कर सकें। इसलिए हर फ़ील्ड की बातें उसमें रहती। मतलब फ्रूट्स 2017 में आया, जी, 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 2017 फल में। जो है हाँ, हाँ, 2017 में आया। जी, जी। तो अर्चना जी, इसके बीच में जी, 2012 और 2017 के बीच में जब आपने अपना पहला मैगज़ीन उसकी हार्ड कॉपी देखी आपने, जी, तो जी। उसके बीच में क्या-क्या चैलेंजेज़ आए? मतलब इट इज़ नॉट ईज़ी, आई मीन बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स भी आए होंगे, चैलेंजेज़ आए होंगे। कैसा था आपका मेंटल फ्रेम जब आप इस प्रोसेस में थी कि आपका मैगज़ीन पब्लिश हो? जी, एक अकेली, फिर बेरोज़गार, फिर मिडल क्लास, फिर मैं थोड़ी संकोची स्वभाव की भी हूँ, मुझे हुँ, ज़्यादा मैं जल्दी लोगों से फ्री नहीं हो पाती हूँ। हुँ, और मैगज़ीन पब्लिश करना एक ऐसा ही है जैसे आप कोई सपना देख रहे हैं और उस सपने को जी रहे हैं। हुँ, लेकिन बिल्कुल। क्योंकि मैगज़ीन पब्लिश करना एक टीम वर्क है। अगर आप पब्लिशर भी हैं तब तो आपको एड चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, मार्केटिंग आनी चाहिए, पब्लिक रिलेशन माने डेवलप करना चाहिए लोगों से। फिर बिल्कुल। सर्कुलेशन का भी आपके ऊपर बोझ रहता है कि कुछ उससे भी पैसे निकल आएँ। हुँ, तो फंडिंग की तो बहुत दिक्कत होती है। फिर दूसरा एज़ ए एडिटर आप देखिए तो उसके लिए भी आपको अच्छे आर्टिकल्स चाहिए, क्योंकि आपको अगर मैगज़ीन का लेवल हाई करना है तो आपको यस, अच्छे यस। आर्टिकल्स चाहिए। ब फिर वो भी हर फ़ील्ड से
रिलेटेड आर्टिकल चाहिए, क्योंकि मैंने इसको रखा ही है कि हर फील्ड से मैंने इसमें आर्टिकल या इंफॉर्मेशन रहे। और फिर प्रूफ रीडिंग भी एकदम होना, माने परफेक्ट प्रूफ रीडिंग होना चाहिए, ताकि आपका वो मतलब मिस्टेक से आपका मैगजीन का जो लेवल है ना, वो नीचे स्तर उसका आ जाता है। बिल्कुल। फिर अच्छी फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, जिस तरह का आपका आर्टिकल है उस तरह का फोटोग्राफ भी होना चाहिए। तो इस तरह से ये एक टीम वर्क है, और चैलेंजिंग तो है। और खास करके मतलब चाहे आपके पास रिसोर्सेज सारे हो, मार्केटिंग भी अच्छी हो, आपके पास फंडिंग भी हो, बट मुझे लगता है कंटेंट का अच्छा होना सबसे ज्यादा जरूरी बहुत बहुत जरूरी माने आप जब आप सिलेक्ट करते हैं कि इस मंथ हम इस टॉपिक को ये करेंगे, तब आपको एक्चुअली सोचना पड़ता है कि आप क्या टॉपिक ऐसा रखें कि मतलब उसके बारे में लोग जानना चाहें। पहले है। तो लोग जानना चाहेंगे, तभी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो और एक ये फिर टीम लोगों वर्क की है। नीड बहुत ज़रूरी है। लोगों की जी। नीड पता करनी बहुत ज़रूरी हाँ है। हाँ, वो बहुत जरूरी है। फिर हुँ, इसको मैनेज करना कभी-कभी अकेले मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जी, चैलेंजिंग तो है, क्योंकि और आपके पास जब इसके लिए आप इजीली निकाल सकते हैं, जब आपके पास मैन पावर हो, मनी पावर है, तो ठीक है, आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। हुँ, लेकिन हुँ। जब आप अकेले हैं, फिर फंडिंग की दिक्कत है, फिर आप इतना सोचते भी हैं, तो अब फिर आप महिला भी हैं, तो आपको और भी बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। और भी यार बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। हाँ, बट बहुत स्टिल सारी चीज़। या स्टिल आई एम सो हैप्पी दैट यू मेड इट फ्रॉम आई मीन नेशनल टू इंटरनेशनल। तो ये जो ग्रह स्वामिनी का नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल का जो सफ़र था, जी। ये आई एम श्योर बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा। तो हाउ दिस हैपेंड एक्चुअली? 2019 में मैंने इसे ई मैगज़ीन के रूप में भी पब्लिश करना शुरू कर दिया था। लेकिन हमारे साहित्यकार लोग और बाकी लोग मैगज़ीन को हार्ड कॉपी में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। और तो मैं उस पे भी क्योंकि आप दोनों तरफ फिर दोनों चीज़ को मेंटेन करना, आपको बताया ही मैं पहले ही कि बहुत सारी बातें। तो फिर मैं थोड़ा कम ही ध्यान देती थी, लेकिन कोरोना के समय क्या हुआ और लॉकडाउन के समय कि हम इसे हार्ड कॉपी में पब्लिश नहीं कर पा रहे थे। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, इसे करते हैं। तो फरवरी में अ, बाहर के कुछ मेरे साहित्यकार मित्र हैं, इंग्लिश राइटर हैं सारे। फ़ेब्रुअरी किस ईयर में? फ़ेब्रुअरी जी। आप किस ईयर की बात कर रही हैं? एक्सक्यूज़ मी। मैंने कहा फ़ेब्रुअरी किस ईयर की बात कर रही हैं आप? फरवरी 2020, 2020 2020। ओके। हाँ, तो फिर उस समय जनवरी में ही एक्चुअली मुझे कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया, जो मेरे बाहर के मित्र हैं, राइटर्स जो हैं, इंग्लिश अच्छा। राइटर्स। हुँ, हुँ, उन्होंने हुँ। कहा कि हमारी भी रचनाओं को आप पब्लिश करिए, इसको हिंदी में अनुवाद करके। तो वो हिंदी में अनुवाद करने से वो जो मेन जो आपका जो इंग्लिश वर्ज़न होता है ना, उसका पूरा फीलिंग्स जो है ना, वो चेंज हो जाता है। और जब आप किसी कविता को का जब फीलिंग्स चेंज हो जाए, तो फिर वो बहुत ज़मीन-आसमान का फ़र्क हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, मैंने वो इसे सोचा कि नहीं, तो इसे हम क्या करते हैं कि इंग्लिश भी कर देते हैं, और इस तरह से मैंने उनकी रचनाओं को फरवरी 2020 में पब्लिश करना शुरू किया। मैं तो इस तरह से वो इंटरनेशनल बन गया। तो मैं बाहर के अपने मित्रों को थैंक यू कहना चाहूँगी कि उनके कारण ही आज आज 40 देशों में, 40 से भी अधिक देशों में हमारी गिरी स्वामिनी को पहचान मिली है, लोग पढ़ते हैं। अभी तो कम ही लोग पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग पढ़ते हैं, वहाँ दैट्स अ से काइंड ऑफ रचनाएँ राउंड ऑफ भेजते हैं। अप्लॉज़ या तो अच्छा लगता है। अब तो मैं ई मैगज़ीन पे ही ज़्यादा कॉन्संट्रेट करती हूँ, क्योंकि इसमें आपको फंडिंग की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और फिर आप प्रेस ये सब हुँ, भागना हुँ, नहीं हुँ, पड़ता। हुँ। आप खुद भी घर से भी हैंडल कर सकती हैं। थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन ठीक है, चलिए। और साल 2020 तो ऐसा रहा कि सब कुछ अब तो ऑनलाइन आ गया है। हाँ, हाँ। तो ये अभी तो गिरीश स्वामिनी के थ्रू हम बहुत सारे वेबिनार भी कराएँ, जिसमें जानी-मानी हस्तियाँ भी हमारे वेबिनार में आती हैं। जैसे ममता कालिया जी बहुत ही बड़ी साहित्यकार हैं।
जी। मैं तो ईश्वर का वरदान ही मानती हूँ कि वो हमारे साथ जुड़ जाती हैं। बस शायद मुझे हुँ। इनकरेज करने के लिए ही, या फिर मेरे मेहनत का फल भगवान इस रूप में दे देते हैं। और सरनकई जी भी आए थे इस बार, बहुत अच्छा एक प्रोग्राम। क्योंकि आपने जो सीड वो सो करा था ना 2012 में, जी। वो बड़ा अच्छी क्वालिटी का था। दैट्स व्हाई यू यू आर हैविंग सच हेल्दी एंड गुड फ्रूट्स। तो अब जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, जी, वो ये है कि हर किसी की लाइफ के पीछे ना कुछ इंस्पिरेशन होती है। जी, जी, तो आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, आई मीन इट टेक्स अ लॉट कि एक हैंडेडली एक इतनी बिजी घर का भी काम करना, बाहर का भी संभालना, आपने इस मैगज़ीन को लॉन्च करा और इस मुकाम तक पहुँचाया। तो आपके जीवन में किसका है सबसे ज़्यादा प्रभाव? जी। वैसे तो मैं सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। अच्छा, लेकिन रियल लाइफ में मैं अपने पापा से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। मतलब मैंने उन्हें देखा है संघर्ष करते हुए। हुँ, हुँ, हुँ। और अपने स्वाभिमान के लिए वो बहुत स्ट्रगल किए अपने लाइफ में, जी, और बहुत ही हिम्मत के साथ और बहुत मेहनत करके। लेकिन मैं उन्हें देखती थी कि वो हमेशा सच्चाई और अपने स्वाभिमान का साथ कभी नहीं छोड़ते। तो उनके संघर्ष से ही मैंने सीखा है कि आप मेहनत करिएगा, तभी आपको कुछ मिलेगा। तो कुछ मिलेगा। हर हाँ। एक्चुअली हर ग्रेट मैन की ये बहुत बड़ी निशानी होती है। जी, तो मैं मेरी लाइफ को बस वही बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। मैं हमेशा उन्हीं से प्रेरित होती रही हूँ। जी, तो अर्पणा जी अब चलते हैं आपकी पोएटिक जर्नी की तरफ। तो उससे पहले आपकी एक कविता हो जाए? हाँ जी। श्योर। एक आपको कविता सुनाती हूँ, अभी हाल में ही लिखा था मैंने। देवियों के देश में। अच्छा, देवियों के देश में युगों युगों से भक्तों से न्याय मांगती स्त्रियां। प्राचीनतम सभ्यताओं में एक सभ्यता हमारी भी, जी, और उतनी ही पुरातन हमारी देवी पूजन की संस्कृति। कदम कदम पर मंदिरों में देवियां पूजते हैं भक्त, और मंदिर से निकलते ही स्त्रियां हैं मात्र एक देव। ज्ञान दे ना सकी सरस्वती इन भक्तों को। स्त्रियां कोई बेजुबान गुड़िया नहीं, वह भी एक इंसान है। धन वैभव की लक्ष्मी लोग कम ना कर सकी इन भक्तों की। भ्रूण हत्या दहेज प्रथा की बलि चढ़ती रोज बेटियां। माँ भवानी तू ही शक्ति दे दे इन बेटियों को। मानवता को संसार करने से पहले ही वध कर दे इन महिषासुरों का। क्योंकि देवियों के देश में युगों युगों से भक्तों से न्याय मांगती स्त्रियां। स्त्री का बलात्कार अवसर है अब कितनों का। मीडिया के लिए टीआरपी बढ़ाने का, लेखकों को खूब कलम चलाने का, विचारधाराओं के गुलामों के विचारों के युद्ध का, जी, सामाजिक संस्थाओं द्वारा कैंडल मार्च से रास्ताओं पे दिवाली सी रोशनी का, प्रशासनिक कर्मचारियों के तबादलों का। जातिवाद और धर्म के खूबसूरत चश्मे से देखेंगे इन घिनौने कृत्य को। हंगामे से सहमी सरकार अपने कर्तव्यहीनता के दाव को मुआवजे और कई घोषणाओं से धोने का। विपक्षी पार्टियों द्वारा आंदोलन की आंधी लाने का। एक बलात्कार पे कई स्तरीय बलात्कार की बाढ़ में बह जाएगी समस्त मानवीय मूल्य, संवेदना और न्याय। देवियों के देश में भक्तों से न्याय मांगती स्त्री। न्याय की तलाश में कोर्ट में होगी पेशियां, फिर एक बलात्कार पर हर पेशी पे होगी बलात्कार। वर्षों वर्षों तक पीड़िता का होता रहेगा बलात्कार। न्यायालय में भी तो एक देवी जिसके आंखों पर पुरुषों ने बांध दी है काली पट्टी। और वैसे ही
पट्टी बांधी हुई है स्त्रियां अपनी आंखों पे, जो बेटे से हीन मानती है बेटियों को। इस श्रेष्ठता के अहंकार में उसके लिए दे ही रह जाती है स्त्रियां। देवियों के देश में युगों युगों से भक्तों से न्याय मांगती। बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, अर्चना जी, जेन्युइनली आई मीन आई एम टच्ड, क्योंकि एक होता है ना कि कोई कविता शौक के लिए लिखता है, कोई आप जिस तरह से अपनी कविता पढ़ रही थी, तो मतलब उसमें से मुझे किस तरह का एक फील आ रहा था, एक बहुत ही प्रोफेशनलिज्म फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू वर रीडिंग योर पोएट्री, और एक बहुत ऐसे एक मंझी हुई कवियत्री। तो मुझे ये बताइए कि कविता का सफर कैसे शुरू हुआ? मुझे इट इज एब्सोल्युटली बहुत एक अच्छे लेवल का प्रोफेशनलिज्म, आई कुड गेट इट जब आप अपनी कविता पढ़ रही थी, और उसका थीम इतना बढ़िया था कि मैं बिल्कुल मतलब बहुत डूब गई थी आपकी कविता में। तो ये कविता का सफर कैसे शुरू हुआ? ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं फेसबुक पे अक्सर देखती थी कि मेरे जो साहित्यकार मित्र हैं वो कविताएं डालते थे, तो हम्म। मैं पढ़ती थी। मैं भी कहीं कहीं कुछ कुछ लिखती थी, लेकिन मैं सोचती थी अरे वो उस लेवल का नहीं है। फिर मैं ट्रेन में जा रही थी, तो मुझे लगा कि चलो 4 लाइन मैं भी डालकर देखती हूँ, क्या हम्म। रिस्पॉन्स मिलता है मेरे फेसबुक फ्रेंड से। तो मैंने 4 लाइन लिखा और फेसबुक पे पोस्ट कर दी। लाइक कमेंट्स आए, बहुत अच्छे आए। फिर मैंने धीरे धीरे, क्योंकि कुछ तो लिखी हुई थी ही, तो उसको मैंने लिख कर डालना शुरू कर दिया। 2018 की बात। जी। और इस तरह से फिर तो मैंने, ये मेरा पैशन है। मैं जब भी थोड़ा डिप्रेस होती हूँ या किसी बात हम्म। से आहत होती हूँ, तो मैं एक कविता लिख लेती हूँ, तो फिर मुझे लगता है चलो हो गया बस। इसका तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब आप फेसबुक पे कोई भी लाइक और कमेंट करती हैं, तो बहुत सोच समझ के करिए, क्योंकि किसी को एप्रिसिएशन मिला तो चलिए एक आम महिला कवित्री बन गई, लेकिन अगर आप गलत चीज को अप्रिसिएट करेंगे, लाइक करेंगे, तो वो गलत वे में, नेगेटिव वे में भी जा सकता हाँ, ये तो है। है। जी। नहीं, एक्चुअली मेरे को तो फेसबुक का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है कि फेसबुक के फ्रेंड्स आपके कई बार इतने गजब होते हैं कि हम्म, आपको मतलब उनके लाइक्स और कमेंट्स के थ्रू आपको खुद के बारे में बड़ा बड़ी जानकारी मिलती है। जी जी। तो ब्यूटीफुल, मतलब मेरे को जेन्युइनली आई एम टच्ड, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी ये कविता सुन के। थैंक यू। तो अब मुझे बताइए कि अपनी किताब के बारे में, आपकी जो अभी किताब पब्लिश हुई थी वो कब हुई थी, और उसके एक पीछे की एक्चुअली कहानी क्या है? मेरी अभी एक 2020 में एक काव्य संग्रह आई है, स्पंदन। ओके। ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है। मेरी बेटी अदिति ने मुझे दिया है, और ये सरप्राइज बर्थडे गिफ्ट है। जब बर्थडे के दूसरे दिन एक कोरियर आता है, तो मैं उसे खोलती हूँ तो देखती हूँ अरे एक बुक है, और वो उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है। अंदर खोल कर देखती हूँ मेरी कविताएं हैं। मैं फिर अदिति आती है, बोली क्या है? मैं बोली देखो, अरे बुक कहाँ से आया, मैं तो किसी को हम्म। नहीं भेजी हूँ कि। तो उसने मुझे बताया कि ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। तो पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि अरे भैया, मेरी कविताएं तुमने फेसबुक से ले ली और मुझे बिना बताए। मैं ऐसे देखती, कुछ इसमें सुधार करती कुछ, क्योंकि वो तो जस्ट ऐसे मैं लिख के उसमें डाल देती हूँ। फिर मैं उसका कवर पेज मैं डिजाइन करती, तुम तो जानती हो। तो वो उसने कहा कि ठीक है चलो, अब जो मैंने कर दिया है कर दिया है। लेकिन फिर बाद में जब मैं थोड़ा शांत हुई, तो मुझे लगा कि चलो जैसा भी, लेकिन ये जो गिफ्ट है वो मेरे जिंदगी का सबसे अनमोल गिफ्ट है, क्योंकि उसने इतना टाइम दिया। वो मुझे पहले भी कहती थी, क्योंकि वो भी एक राइटर है। उसकी बुक 2019 में एक आई थी, एम्प्टी स्पेसेस नाम की। तो वो भी चाहती थी कि मम्मी भी एक राइटर बन जाए, उसकी अपनी बुक आए। तो वो बोलती है कि ग्रीष्मामनी को नहीं, तुम ज्यादा अपनी बुक पे ध्यान दिया करो।
लेकिन हुँ। तो उसकी बहुत इच्छा थी, तो जब मैं उसके बात नहीं मानी तो उसने खुद ही फेसबुक से लेकर और एक बुक पब्लिश कर दिया, जो मेरे दिल के बहुत क्लोज है। ये है वाओ! जो अदिति अर्चना सिंह ने मुझे दिया है। मैं हुँ, उसको हुँ, हुँ, बहुत हुँ, बहुत हुँ। थैंक यू बोलती हूँ इसके लिए। दिस इज़ अ ग्रेट एक्नॉलेजमेंट एंड एक्चुअली मतलब मैं तो उस बच्ची का जज़्बा कि बहुत एप्रिशिएट करती हूँ कि किस तरह से उसने कंपाइल करके आपकी पोएम्स को और बुक को डिज़ाइन करा और फिर पब्लिश करवाया। दिस इज़ ग्रेट। और और देखिए, फिर वो मेरे बर्थडे में इतनी अच्छी गिफ्ट दी है, और मैं उसके बर्थडे में एक पोयम उसके लिए लिखी हूँ, वो आपको सुनाना चाहूंगी। श्योर, श्योर और हम सुनना चाहेंगे इनफैक्ट। जी जी जी। और क्या दूं उपहार, हुँ, निरर्थक से जिंदगी में सार्थकता का अर्थ है तू। नन्ही पड़ी की मधुर के कार्यों से गूंज जी, उठा था जीवन मेरा। वात्सल्य के इंद्रधनुषी रंगों से मेरे मातृत्व को पवित्र रोशनी दी। कितने बरस बीत गए, कितने पड़ाव आए, कितनी अवस्थाएं आई, सभी की अपनी चुनौतियां रहीं, संघर्ष रहा, सुख दुख और खूबसूरती रही। मेरे हृदय की प्रत्येक अनुभूतियों को, भावनाओं को शब्द अभिव्यक्ति की नहीं, एक मुख संप्रेषण मेरे हृदय को संप्रेषित कर जाती है। विचारों में तेरी नवयुग का आगाज तो है ही, किंतु पूर्ण रूप से मेरे संस्कारों का बहिष्कार नहीं। जी, जीवन कोई सहज सुगम मार्ग नहीं, यह नित नई चुनौतियों का, संघर्षों का, परीक्षाओं का चक्रव्यूह है। तू भी इससे अभिज्ञ नहीं। जी, जीवन के हर परीक्षा में, अंकों के चक्रव्यूह में अभिमन्यु सा ना उलझना। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आवश्यक नहीं, उत्तीर्ण होना भी एक सफलता है। शिखर पे पहुंचने की जिद जरूर रखना, हुँ, लेकिन याद यह भी रखना, जीवन कोई हिमालय नहीं, जहां एवरेस्ट फतह ही विजय का मापदंड। अनगिनत विचारों और प्रश्नों से मन मस्तिष्क में होगा समुद्र मंथन सा। विष और अमृत परिणाम होंगे हर मंथन का। घृणा, लोभ, असफलता, निराशा, पीड़ा के विष सृजित करेंगे अवसाद के असुर को, जो दीमक है जीवन का। तुम अपने भीतर के देवता को कभी भी मरने ना देना। स्वयं पे विजय हो प्रथम उद्देश्य रहे, तभी संसार पर होगा स्वतः विजय। दृढ़ इच्छा, निरंतर प्रयास, अथाह परिश्रम, धैर्य, संतोष और स्वाभिमान, यही वह कुंजी है सफल जीवन की। यही कुछ शब्द हैं मेरे पास देने को उपहार में। आई मीन ये बहुत ही एक खूबसूरत जो मैसेज है फ्रॉम अ मदर टू अ डॉटर। आई मीन आप दोनों ने बहुत वैल्यूएबल गिफ्ट्स दिए एक-दूसरे को। तो आपने अपनी इस कविता में उद्देश्य का के बारे में ज़िक्र करा है। तो आप इतना अच्छा खूबसूरत लिखती हैं, वो एक चीज़ है, पर इसके पीछे का आपके लिखने के आई मीन एट द बैकग्राउंड ऑफ इट उद्देश्य क्या है? और किस-किस सब्जेक्ट्स के बारे में आप लिखती हैं? ये 2 क्वेश्चन्स हैं जो मेरे अभी माइंड में आ रहे हैं। सो आई वुड रियली लाइक टू नो। जी, आपने पहले ही प्रोग्राम के शुरुआत में ही कहा, साहित्य कोई मनोरंजन का वस्तु तो है नहीं कि हम इसे सिर्फ मनोरंजन के लिए कुछ भी लिख दें, कुछ भी जी। ये गढ़ दें अपने मन से, बल्कि ये हमें इस तरह का साहित्य सृजन करना चाहिए कि आपके व्यक्तिगत, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक में, धर्म में और आर्थिक रूप से हमें जो बुराइयां हैं, जो उसमें अ, गंदगी है, उसे उजागर कर सके, जी। और उस पे इस तरह से प्रहार किया जाए कि जो आपके पाठक हैं, जो पढ़ रहे हैं आपके लिखे हुए को, उन उनके मन में आए कि नहीं, ये चीज मुझे नहीं करनी चाहिए, और आप एक नया विचार, एक सकारात्मक विचार, पॉजिटिव चीज बिल्कुल। लेकर आइए, लोगों को दिखाइए कि ये भी एक रास्ता है जीने। हुँ, हुँ, हुँ। तभी एक अच्छा साहित्य का
साहित्यकार का एक्चुअली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस तरह के साहित्य का सृजन करें। जैसे अनुपम जी ने भी उस दिन लिखा था, मैंने पढ़ा था कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी है एक हाँ, साहित्यकार हाँ, की, जिम्मेदारी है। आप कि अपने मन मतलब से कुछ भी नहीं या लिख सकते हैं और मानवता की और भी और समाज की तरफ भी, जी, टू ब्रिंग द इम्प्रूवमेंट थ्रू हिज और हर राइटिंग्स, जी। राइट। और इस किस-किस टॉपिक्स के बारे में आप लिखती हैं? तो आपने वैसे मुझे बताया था कि यू आर राइटिंग विद आई मीन अबाउट वेरियस टॉपिक्स, पर ज़्यादातर कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जो आप मतलब बहुत पैशनेट हैं लिखने के लिए? वैसे तो मैं प्रेम की कविताएँ बहुत लिखती हूँ क्योंकि मेरा किसकी? मानना है प्रेम प्रेम की, ओके। प्यार प्यार पे जी, बहुत जी। कुछ लिखती हूँ। जी, जी। हुँ। क्योंकि मेरा मानना है ना कि जीवन जो है बिना प्रेम का आप अब प्रेम जो है आपका मने मन को, आपके आत्मा को शुद्ध करता है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपको जीने का एक उद्देश्य मिलता है। बिल्कुल, चाहे हुँ। आप किसी से प्रेम करिए, प्रेम का मतलब सिर्फ़ अ, मतलब हम गलत वे में नहीं लें, मतलब प्रेम तो हर किसी से किया जाता है। आप चाहे या वो देश के लिए हो, चाहे समाज के लिए हो, चाहे अपने फैमिली के लिए हो, चाहे अपने अपनों के लिए। लेकिन तो मैं उस पे लिखती हूँ और लिखना मुझे बहुत पसंद है और दूसरा मैं अध्यात्म की तरफ मेरा बहुत झुकाव है हुँ, और हुँ। समाज की जब भी कुछ बहुत विचलित करने वाली कुछ बातें होती हैं, जैसे मैंने अभी आपको देवियों के देश में पढ़ा था, तो कुछ ऐसी घटनाएँ हुई थी, तो वो आपको अंदर से जब हिलाती है, तब आप कुछ लिखना पसंद करती हैं। तो इस तरह से मैं इन टॉपिक पर लिखना पसंद करती हूँ। राइट, ऑब्वियसली। एंड लव तो हर एक कोई भी रिलेशनशिप है, उसकी हाँ। फाउंडेशन है लव एंड अंडरस्टैंडिंग। ब्यूटीफुल। और अपना जी जैसे एक तो ये तो पोएट्री की बात है, अदरवाइज़ अगर ज़िंदगी की बात करें तो ज़िंदगी को लेके आपका एक ओवरऑल नज़रिया क्या है? मेरा मानना है लाइफ इज ए जर्नी एंड ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आप एक उम, उम, ए मतलब यात्रा कर रहे हैं और डेली कोई ना कोई आपकी लाइफ में आता है। आप उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं, आगे हुँ, बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन आपको पॉजिटिव, नेगेटिव हर तरह के लोग आएँगे आपके लाइफ में। लेकिन आपको अपने खुद को पॉजिटिव रखना है और अच्छी चीज़ों को देखना है, सीखना है उनसे, उसको आत्मसात भी कर लेना है। हुँ, लेकिन हुँ, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है बिल्कुल। और मुझे भी या जितना है जो है उसमें संतुष्ट रहिए, खुश रहिए और हमेशा आज में माने जीना चाहिए, आज जो मेरे पास है। कल कितने लोगों को मैं देखती हूँ कल कल क्या होगा, कल कल क्या होगा? कल हाँ, कल हो ना हो। हाँ, कल हो ना हो, आज तो है ना, आज उसको एन्जॉय हाँ। कर लेते हैं, कल की कल देखेंगे। या हाँ, मेरे भी एक याद आ रहा है, मैं आई वाज़ 16-17 इयर्स ऑफ एज और मैं दूरदर्शन पे बच्चों का प्रोग्राम एंकर करती थी। जी, जी। तो एक ना उस टाइम मुझे शायद इसका डीप मीनिंग नहीं पता था, बट मैं एक लाइन अक्सर बोला करती थी, क्योंकि हुँ, मैंने किसी से सुनी थी कहीं से और मुझे इतनी पसंद आती थी कि मैं ऑलमोस्ट बहुत सारे फ्रीक्वेंटली अपने प्रोग्राम्स में रिपीट करती थी कि हुँ, हम रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं और ये हुँ। सीखने सिखाने का चक्कर कभी भी खत्म नहीं होता। उस टाइम मुझे इसका डीप मीनिंग नहीं पता था, मतलब एक टीनेजर थी और वो एक ज़माना था जब इनोसेंस बहुत हुआ करती थी। बट स्टिल ये ना वर्ड्स मेरे अंदर तक मतलब मुझे छू गए थे और मैं अक्सर इनको रिपीट करती थी। जी, वही जो जी। आपने अभी बोला कि मतलब हाँ, लर्निंग है, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। जी, जी। हाँ, हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ किसी न किसी से सीखते हैं। या राइट। तो अब हमारी जो फेलो वुमेन हैं, जी। एक्चुअली उनके लिए मुझे आप एक मैसेज दीजिए, बिकॉज़ उनके भी ड्रीम्स है, बहुत कुछ वो भी करना चाहती हैं, बट कहीं न कहीं अपने आप को पुल बैक ऐसे
पुल कर देती है। किसी के अंदर कोई डाउट है, किसी के अंदर कोई फ़ियर है, किसी के सेल्फ एस्टीम का कोई इश्यू है कि हम नहीं कर पाएँगे। तो जी, जी। उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगी? वैसे तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहिए और जो चीज़ आप करना चाहती हैं, उसके लिए आप थोड़ा हिम्मत करिए। पहले तो सोचिए और हिम्मत करिए कि नहीं मुझे करना है। फिर उस डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि नहीं मैं करूँगी तो करूँगी और हुँ, फिर मेहनत से लग जाइए। थोड़ा-सा संयम रखिए कि हाँ, ठीक है क्योंकि वक़्त तो लगता है, हर चीज़ में वक़्त लगता है हुँ, आपको हुँ, हुँ। सक्सेस होने के लिए। तो आप लगातार संघर्ष करते रहिएगा मेहनत और हिम्मत से, तो जी, सक्सेस ज़रूर मिलेगा। लेकिन कभी भी अपनी आइडियोलॉजी और डिग्निटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि वही वो चीज़ चली गई तो फिर आपका वजूद कुछ नहीं रह जाता। हाँ, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि चलो एक ये भी कर लेते हैं क्या है, लेकिन नहीं वो चीज़ अपने क्योंकि जब आत्मा को मार के आप कोई चीज़ आपको मिल भी जाएगी, तो शायद आप उतनी संतुष्ट और खुश नहीं हो पाएँगे। उस सक्सेस से आपको हुँ, खुशी नहीं मिलेगी। तो जो आपका दिल कहता है ना वही करिए। एब्सोल्युटली क्योंकि उसी में स्ट्रेंथ है। सो यू एवरी वुमन नीड्स टू स्ट्रेंथन फ्रॉम विदिन आई थिंक। फैबुलस। तो अब लास्ट क्वेश्चन मैं बाद में पूछूँगी क्योंकि हमारा प्रोग्राम का एक आखिरी चरण आ गया है। उससे पहले एक छोटी-सी कविता हो जाए। ठीक है, मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ। जी। आज के लोगों के ऊपर सुनाती हूँ। बस वो लास्ट क्वेश्चन मेरा उन्हीं पे ही आने वाला था। ब्यूटीफुल। ठीक है। हाँ, बताइए। हाँ, कविता का शीर्षक है कैक्टस। अ, कैक्टस। हाँ, ओके। अध्यात्म के मरुस्थल में जहाँ सुख हो चुकी है मानवता, हुँ, भावनाओं और संवेदनाओं से उजाड़, स्वार्थ और षड्यंत्र के तपिश से हुँ, बढ़ता जा रहा है तापमान, हुँ, अहंकार, रोष का रेत दूर दूर तक पसरा हुआ, जी, जीवन को समाप्त करने पर आतुर, किंतु जीवन तो जीवन है, संघर्ष और आशाएं भरी, हुँ, वीरान उजाड़ मानवताहीन मरुस्थल में भी प्रेम के मात्र एक बूंद अमृत सा जीवंत होने की आशा से जीत की कामना लिए संघर्षों को सहर्ष स्वीकार करती है। जी, शाश्वत सत्य की मृग तृष्णा में जीवन हुँ, के समस्त असत्य का त्याग कर प्रेम बौद्धिक और व्यवहारिक ज्ञान का नहीं बल्कि हृदय और आत्मा का आत्मज्ञान है। हुँ, दृढ़ प्रेम ही आत्मविश्वास का आधार है जो छल कपट और विश्वासघात के प्रहार से किंतु संवेदनाओं की एक नमी जो है केवल आंखों में, हाँ केवल आंखों में ही, जो मनुष्यता की नदी में सभ्यताओं का विकास करती है, एक सघन बरगद स्नेह और विश्वास का पुनः हुँ, अतत्व की छांव की लालसा में व्यथित हृदय और अंतर्मन को जीवाशा से झंकृत कर हर्षित कर जाता है, किंतु भ्रमित मृग तृष्णा का अंत नहीं, किंतु एक बरगद नहीं या कैक्टस है, कैक्टस मरुस्थल की पहचान, स्वार्थ भरे कांटों से आवृत, अहंकार के पत्ते फूले हुए, जो जीवित रहता है विषम परिस्थितियों में, किंतु केवल अपने लिए। तो ब्यूटीफुल मैसेज कि इतनी सारी एडवर्स परिस्थितियाँ लाइफ में आ जाती हैं, स्टिल आई मीन उसके अंदर करेज का क्या रोल है? तो जैसे अर्चना जी आई एम अ करियर काउंसलर और मेरे आजकल बच्चे जो आते हैं ना क्योंकि इतना कुछ है आजकल करने को एक एक फील्ड में भी 10-10 ऑप्शंस हैं। जी, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी अभी प्रेजेंट जनरेशन को? सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी है कि एक चीज़ पे फोकस करना जी, क्योंकि जो आजकल के बच्चे हैं ज़्यादातर मेरे बिल्कुल, पास वही प्रॉब्लम्स लेके आते हैं कि हमें कन्फ्यूजन होती है।
इनफैक्ट मुझे भी कंफ्यूजन होती है क्योंकि बड़ा कुछ है करने को। जी, बट जी। बट जो फोकस बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी काम कर रहे हो, एक हुँ, काम को आप तभी उसको एक सीढ़ी तक ले जा पाओगे स्टेप बाय स्टेप जब आप उस पे फोकस करोगे। तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं और भी मैं स्टूडेंट से मिलती रहती हूँ जो हमारी अभी की जनरेशन्स हैं या आने वाली जनरेशन्स हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजन तो बढ़ती जाएगी जिस तरह के से टेक्नोलॉजी की में भी एडवांसमेंट हो रही है, बहुत कुछ आ रहा है। तो आप क्या मैसेज दोगे? स्पेशली हाउ टू फोकस इन व्हाटएवर यू आर डूइंग इसके कॉन्टेक्स्ट में? मैं उन बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि पहले तो डिसाइड कर लें कि हमें करना क्या है, क्योंकि जी, आजकल इतने आपने सही कहा बहुत सारे ऑप्शन हैं। बच्चे जी, कभी कहेंगे ये करना है, कभी कहेंगे वो करना है। अब दूसरों की देखा-देखी में मत जाइए कि वो क्या कर रहे हैं और उन्हें किस फील्ड में सक्सेस मिला। आप क्या करना चाहते हैं? आप किस फील्ड में अच्छे हैं? आप किस चीज़ को अपनी मन से कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका मन नहीं लगेगा और तब तक आप उसमें अपना 100% नहीं दे पाएँगे। तो पहले तो ये डिसाइड करना सबसे ज़रूरी है कि आपको करना क्या है। जी। उसके बाद मेहनत करिए, लगातार मेहनत करते रहिएगा, तो आपको सक्सेस मिलना ही है। बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि मन को शांत करके पहले समझ लें कि उन्हें क्या करके संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि जी, सैटिस्फैक्शन जो है लाइफ का सबसे ज़रूरी चीज़ है। तभी वो आपको हुँ। अ, शांति दे सकता है। जी, जी, जी। दैट्स अ ग्रेट मैसेज एक्चुअली कि बाहर से ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस आता है, उसको ना देख के आप अपने अंदर की इच्छाएँ देखिए कि क्या कर सकते हैं। अपनी हम कितने स्ट्रेंथ्स पे फ़ोकस कीजिए कि आपकी स्ट्रेंथ किसमें है। ऐसा नहीं कि एवरीवन इज़ अ डॉक्टर सो यू आल्सो नीड टू बी अ डॉक्टर, कि अगर अच्छे। हर कोई इंजीनियर बनना है तो आपको भी इंजीनियर ही बनना है। बहुत कुछ है करने को, बट स्टिल आपका मन क्या कहता है? हुँ, क्योंकि मन क्या कहता है? हमारा प्रोग्राम ही दिल की बातें हैं। तो दिल के हाँ, अंदर से क्या बात निकल रही है, किसमें आप पूरी तरह से 100% दे के बहुत सारा अच्छे से खिल पाओगे, उस पे फ़ोकस कीजिए। जी, तो एक क्वेश्चन जो अभी मेरे दिमाग में आ रहा है, वो मैं एक्चुअली प्रोग्राम खत्म करने से पहले पूछना चाहूँगी। जी, फिर से आते हैं एक बार गृहस्वामिनी की तरफ। जी। तो आने वाले समय में मतलब गृहस्वामिनी को लेके आपके क्या-क्या यू कैन से आपकी क्या विज़न है, आपका क्या सपना है? बिकॉज़ दिस मैगज़ीन इज़ ऑलरेडी डूइंग सो वेल। तो आगे का आप इसके बारे में किस तरह से कोई आपने स्ट्रैटेजी बनाई है या आपके दिमाग में क्या है कि इसको एक्सपैंड करने के लिए? अभी तो फ़िलहाल यही सोच रही हूँ कि और लोगों को कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इससे कनेक्ट करें पहले, और अच्छे-अच्छे आर्टिकल्स को और पब्लिश करने का मेरा हमेशा सोच रहता है। जी। और जो कुछ टॉपिक छूट गई है उस पे भी मैं फ़ोकस करना चाहती हूँ। हुँ। उस पे भी हम काम करना चाहते हैं। और और कुछ नया करने का तो हमेशा ही मन रहता है, और हुँ। समय के साथ और सिचुएशन के साथ वो टॉपिक बदलता रहता है और कुछ नया करने का। वैसे मेरा और भी विज़न है कि हमें गृह स्वामिनी के अंदर ही कुछ बुक पब्लिश करना है। एक है हमारा अयोध्या के ऊपर एक बुक पब्लिश करना है। एक है हमारे भारतीय त्योहार, उस पे अच्छा। एक बुक आने वाली है। तो इन सभी पे अभी तो काम चल रही है, अब आगे भी बहुत सारे काम करने हैं, और लोगों का साथ यूँ ही मिलता रहे और ईश्वर का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद है, तो फिर बिल्कुल, और भी बिल्कुल मुझे और भी अच्छे काम हम कर पाएँगे गृह मुझे स्वामी के। पूरा विश्वास है कि आपको वो साथ मिलेगा क्योंकि जिस पैशन से आप काम कर रहे हैं ना, तो वो कहते हैं ना, आप अपना काम करते जाइए, तो वो जो नीली छतरी वाला है, ऊपर वाला है, वो आपके साथ-साथ आपको सपोर्ट करते रहते हैं।
तो जी, जी, हमेशा मैं भी यही सोचती हूँ कि उनका सपोर्ट ही है और हमेशा पॉजिटिवली या सोचिए तो कुछ ना कुछ लोग आपको ज़रूर मिल जाते हैं मिल और जाते लोगों का हैं। सहयोग भी मुझे मिलता है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं जो बहुत हेल्प करते रहते हैं तो अ, ठीक है सबका साथ हमेशा वही वो सहयोग कनेक्ट मिलता करते रहता है। रहते हैं, वो कहते हैं ना कनेक्टिंग द डॉट्स, तो वो हुँ, डॉट्स कनेक्ट होते रहते हैं। जी, जी। या तो अब कार्यक्रम के एंड में आप सुनाना चाहेंगी कोई 2 लाइन्स 2 जो लाइन की कविता कुछ सुनना चाहेंगे? अच्छा चलिए मैं एक कविता सुनाती हूँ आपको। जी, अनुपयोगी औरतें, एक बार अनुपयोगी फिर से औरतें, बताएँगी? अनुपयोगी औरतें, जिन औरतों का ओके। कोई काम ही नहीं करती। हुँ, हुँ, ठीक है, हुँ। एक कविता आप सुन लीजिए। जी। आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मरक्षा की आत्म पूंजी से खोल लेना हुँ। चाहती हो, स्वतंत्रता के दरवाजे का ताला। तलाश लेना चाहती हो अपने हिस्से के आसमान को और बस जी लेना चाहती हो अपने हिस्से की जमीन पर। ऐसी ही तो होती है अनुपयोगी औरतें। दुनियादारी के गणित में संवेदनशीलता को घटा, हुँ, चाटुकारिता को जोड़, प्रशंसा का गुणा, देश के भागा यदि के समीकरण को नकार कर स्वयं हुँ, अपनी ज्यामिति में अपने आदर्शों के केंद्र बिंदु से खींच लेती है वृत्ताकार लक्ष्मण रेखा अपनी शर्तों की परिधि की, किंतु समाज शास्त्र के कैनवास के अनुरूप नहीं है या अनुपयोगी औरतें, क्योंकि समाज को पसंद है कमजोर सहमी सहारा मांगती औरतें। हुँ, ना जाने कितने दोहरे चरित्र, दोहरे आदर्श, दोहरे व्यक्तित्व के नकाबपोशों में बिना किसी नकाबों के, बिना किसी रणनीति के, प्रखर स्पष्टता सहृदयता से जी लेना चाहती है ताजपोशी का शिखर, किंतु राजनीति के कैनवास के अनुरूप नहीं है यह अनुपयोगी औरतें, क्योंकि राजनीति को पसंद है नकाबपोशों की रणनीति। हुँ, ना पद की लालसा, ना पदोन्नति का प्रलोभन, ना महंगे घर, गाड़ी, कपड़े, गहने का लोभ। कोई अदाएँ नहीं, कोई ढोंग नहीं, बस हुँ, सच्चाई और ईमानदारी से अपनी ही बूते कुछ पाने की ललक, किंतु हुँ, अर्थशास्त्र के कैनवास के अनुरूप नहीं है या अनुपयोगी औरतें, क्योंकि हुँ। अर्थशास्त्र को पसंद है अर्थ में नैतिकताओं का पतन। जी, धन्यवाद। ब्यूटीफुल, इसको ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं अ नेचुरल डिज़ायर टू बी कि यस आई एम देयर एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, जिसमें ना राजनीति की ना किसी चीज़ का इम्पैक्ट ना हो। ब्यूटीफुल एंड थैंक यू सो मच हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जर्नी के बारे में बताने के लिए एंड गृह स्वामिनी ने तो मुझे बहुत इंस्पायर करा। इनफैक्ट इट्स अ बहुत एक इंस्पिरेशनल जर्नी है कि एक सिंगल आई मीन एक सिंगल हैंड आर्मी में आपने अपने दम पे किस तरह से मैगजीन को नेशनल लेवल से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ले आए और लेडीज के लिए और जनरेशन के लिए आने वाली जनरेशंस के लिए अच्छे वैल्यूबल मैसेजेस के लिए थैंक यू सो मच एंड ग्रैटिट्यूड। मैं भी आपको धन्यवाद देना चाहूँगी और अनुपम मिठास जी को जिन्होंने मुझे फिर से एक मौका दिया अपने लाइफ को ज़िंदगी के आईने में फिर से झाँकने का और ज़िंदगी को फिर से एक बार पुनर्जीवित करने की किस प्रकार मेरी जर्नी हुई, ये मैं भागम-भाग में कहाँ हम लोग देखते हैं कि हम पीछे क्या कर रहे थे और कैसे हम यहाँ तक पहुँचे। या इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी। आगाज़ी महफ़िल को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, अनुपम जी को भी और आपको भी। थैंक यू सो मच थैंक एंड यू। अगले रविवार एक नए मेहमान के साथ और एक नई क्रिएटिविटी के साथ, तब तक इंतजार कीजिए। अगली बार हम एपिसोड 5 के साथ आएंगे ओनली ऑन आगाज़ी महफिल। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।